लास्ट टाइम हम लोगों ने, आपको याद होगा, मेथड ऑफ ब्रांच करंट डिस्कस किया था। मेथड ऑफ ब्रांच करंट के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर एक सर्किट की हमें ब्रांचेस जो ब्रांचेस के करंट दे दिए जाएं, तो हम उससे अपने सर्किट के अननोन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने जो 3 करंट्स थे I1, I2 और I3, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है वो अपने सर्किट को सॉल्व किया था। और एक चीज़ जो हम लोगों ने उस वक्त भी डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई करंट जो है वो नेगेटिव आता है, तो करंट नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हमने जो सर्किट में डायरेक्शन करंट की ली है, दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ अज्यूम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आपको याद होगा, जब हमारे पास एक करंट की वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को ये सर्किट में आप देख सकते हैं, एक्चुअल सर्किट आपको याद होगा ये वाला था। लेकिन जब हमने I2 की वैल्यू को कंप्यूट किया, तो I2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई, और नेगेटिव से हमने ये बात जस्टिफाई की थी कि अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हमने क्या चीज़ जस्टिफाई करके लिखनी है, हमने लिखना है कि जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी, और सर्किट में जो ली गई है अज्यूम्ड वो गलत है। मसलन अगर ये करंट नेगेटिव आता है, तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि केसीएल के लिहाज से भी हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वो तमाम करंट जो एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, हमने उनको पॉजिटिव लेना है, वो तमाम करंट्स जो उस पॉइंट से अवे जाते हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो जब ये करंट की वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो हमने कहा था कि इट शुड बी नॉट इनवर्ड, इट शुड बी आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन ई से सी की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि करंट की डायरेक्शन किस साइड पर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन सी से ई की तरफ आउटपुट होनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस की थी मेथड ऑफ ब्रांच करंट के अकॉर्डिंग। आज हम लोग जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नोडल एनालिसिस। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछें। सर जब हमारी वैल्यू माइनस में आई, तो आगे हम जब कंप्यूट करने लगेंगे करंट्स I1 या I2 जो भी, या किसी पॉइंट के इर्द गिर्द करने लगेंगे, तो माइनस पुट करेंगे या प्लस? ये आपको -1 या स्क्रीन पे आ रहा है नजर आपको I3 की इक्वेशन स्क्रीन पे जी नजर आ रही सर। है? इसमें देखिए क्या पुट यस सर। किया उन्होंने I2 की जगह। सर -1। आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सो जब आपने वोल्टेज ड्रॉप कंप्यूट करने हैं, तब आपने वैल्यू जो है वो माइनस नहीं लेनी, आपने पॉजिटिव लेनी है। सो इसी तरह जो आज का बेसिकली आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये कुछ लोगों ने मे बी एफएससी के अंदर भी डिस्कस किया हो, और इसका नाम नोडल वोल्टेज एनालिसिस है, या नोड वोल्टेज एनालिसिस का नाम भी इसे दिया जाता है। अब ऑब्वियसली इसके नाम में नोड और वोल्टेज भी दे दिया गया है। तो अब इस आर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, हम इस आर्टिकल में सर्किट की नोड वोल्टेज के जरिए, जो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट की गई होगी VN के नाम से, नोडल वोल्टेज के जरिए अपने सर्किट के अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अननोन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी ब्रांच करंट होती हैं, लाइक I1, I2, I3, और इसी तरह हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं VR1, VR2 एंड VR3 वगैरह। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हमें नोड का पता होना चाहिए। बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि नोड से क्या मुराद है, ठीक है। नोड हमारा बेसिकली एक पॉइंट होता है। अगर इसका आपका माइक का ऑन हुआ तो आई विल रिमूव यू। नोड से क्या मुराद है, नोड से मुराद है कि जहां पर एक या एक से ज्यादा करंट इंटर हो रहे होते हैं या लीव हो रहे होते हैं, ठीक है। हम बार बार ये बात ये कहते हैं कि नोड कभी भी एक करंट इंटर होने वाला या लीव होने वाला नहीं होता, बल्कि जो है नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट निकल रहे होते हैं या इंटर हो रहे होते हैं। दो या दो से ज्यादा जो है वो हमारी ब्रांचेस जो है वो निकल रही होती हैं।
सो यहाँ पर भी ये बात मेंशन की है, आप पढ़ सकते हैं कि another method that uses the voltage drop to specify the current at branch point also called node। अब नोड क्या है, मैंने अभी आपको जस्टिफाई किया कि नोड बेसिकली पॉइंट है जहां पर दो करंट इंटर होंगे या लीव होंगे। अब एक सर्किट जो है, एक सर्किट में अगर एक से ज्यादा नोड अवेलेबल हो तो हम एक से ज्यादा उसे हम प्रिंसिपल नोड का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड है सिंपली कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स। ठीक है, आप प्रिंसिपल नोड, अब एक सर्किट में एक से ज्यादा अगर आपके पास नोड हो तो डेफिनेटली फिर वो सिंपल नोड नहीं बल्कि वो प्रिंसिपल नोड की साइड पर चल जाता है। अब नोडल एनालिसिस में करना क्या, सबसे पहले आपने नोड ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी ब्रांच है जिस ब्रांच में वो करंट इंटर हो रहे हैं या लीव हो रहे हैं। वो कौन सी ब्रांच है जहां से आपके जो है एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस निकल रही हैं। तो आपने उस ब्रांच की वोल्टेज को वीएन यानी नोडल वोल्टेज से मार्क कर लेना है। उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को आपने आईएन यानी नोडल करंट से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे सर्किट में लूप्स कितने हैं। और इससे पहले भी हम लोग लूप्स की इक्वेशंस को लगा चुके हैं। मसलन हम देखते हैं कि लूप या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लूप होता क्या है, लूप एक बेसिकली क्लोज पाथ होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछला सर्किट देखा था, उसमें हमारे पास 3 क्लोज पाथ थे, 2 इंटरनल लूप थे और एक एक्सटर्नल लूप था। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के नोडल के लिए सर्किट कौन सा हो सकता है। ओके देखिएगा वंस अगेन, अगर आप जरा देखें ये सर्किट जो आपको फिगर 9-7 में नजर आ रहा है, ये तकरीबन वही सर्किट है, ऑलमोस्ट वही सर्किट है जो हम लोगों ने मेथड ऑफ ब्रांच करंट से किया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब हम वो सर्किट को सॉल्व आउट कर रहे थे तो हमने एक डिस्कस किया था बात कि हमने ये की थी कि इस सर्किट को हम मेथड ऑफ ब्रांच करंट से भी कर सकते हैं, मेथड ऑफ नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं और मैश से भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम मैश एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी याद होगा जब मैंने कहा था कि सर्किट में एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सर्किट हैज मोर देन वन वोल्टेज सोर्सेज। जब आपके पास ऐसी प्रोबेबिलिटी हो तो आपने अब इस रेजिस्टेंस को इसके लिहाज से मार्क नहीं करना। अगर हाँ यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ना लगा होता तो फिर हम इसकी पोलैरिटी को इसकी पोलैरिटी को इसके लिहाज से हम मार्क आउट करते। लेकिन अब चूंकि हमारे पास यहाँ वोल्टेज सोर्स है, देयरफॉर हमें नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। अब वही देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नोड कौन सा है। अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट एक नजर आ रहा है जहां से एक ये ब्रांच निकल रही है, एक ये निकल रही है और ये, तो ऑब्वियसली एक हमारे पास ये नोड आ गया। ये प्रिंसिपल नोड नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नोड नहीं है, तो एक सिंपल नोड है। और फिर हमने ये भी बात डिस्कस की कि हम इस ब्रांच की करंट को क्या नाम देंगे, हम VR3 रख लें। लेकिन अब चूंकि नोडल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसे VN से सब्सक्रिप्ट करेंगे। ये जो N सब्सक्रिप्ट आपको नजर आ रहा है बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोडल वोल्टेज को। ठीक है, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट बेसिकली I3 है, लेकिन I3 को आप IN लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि IN रिप्रेजेंट करेगा कि एक्चुअली ये नोडल करंट है, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है। फिर इस पॉइंट के ऊपर आप KCL लगाएं। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट, अप्लाइंग KCL एट नोड N के इंटर कौन से हो रहे हैं और लीव कौन से हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में इस पॉइंट पर I1 इंटर हो रहा है, I2 इंटर हो रहा है, I3 जो है वो लीव आउट कर रहा है। तो इक्वेशन इस सर्किट इस नोड के ऊपर KCL लगाने से क्या आ गई, ये आप देख सकते हैं पहले स्टेप में, इट इज व्हाट I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। वाई, ये I3 जो है ये नोड इस ब्रांच का करंट है, I1 इंटर हो रहा है, ये I2 भी इंटर हो रहा है। उससे अगला स्टेप क्या है, अब हम इसे बाय ओहम लॉ मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने केवीएल लगाना है, केवीएल यानी लूप इक्वेशन लगानी है, और लूप इक्वेशन लगाकर हमें अपनी इक्वेशन VR1 VR2 इस टर्म में होनी चाहिए हमारे पास। सो हमने क्या किया, सिंपली ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया कि आई होता है V/R। तो ऑब्वियसली आई इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट है, तो हमने क्या लिखा, VR1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस
डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, VR1 डिवाइडेड बाय 12, फिर प्लस VR2, ऑब्वियसली I2 इस ब्रांच का करंट है, तो इस ब्रांच की में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर हम उसकी रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर दें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, I2, VR2 by 3 and next VN by 6। अब एक्चुअली यहाँ पर VR3 आना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने इसके सबस्क्रिप्ट को चेंज किया। अब हम अगर इक्वेशन निकालें VR1 और VR2 और VN में, उस इक्वेशन को निकालने के लिए अगर आप सर्किट को देखें, एक आपको लूप ये नजर आ रहा है, एक आपको लूप नजर ये आ रहा है। मैं बार बार एक बात मेंशन करता हूँ बच्चों को, अगर आप एक लूप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अगला लूप भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर एक लूप आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरा भी एंटी होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी लेंगे तो कन्फर्म एक करंट नेगेटिव आएगा और आपका आंसर गलत होने के चांसेस हैं, बल्कि गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, हम इस पे क्या करेंगे, इस पे केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि इस लूप में और इस लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, -VR1 -VN प्लस V1 इक्वल टू 0। आई होप ये बात आप पहले भी पिछले सर्किट में भी हमने की थी। वंस अगेन, माइनस, हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड पर, ठीक है, माइनस माइनस VR1, ठीक है, -VR1 -VR3 प्लस V1 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन निकाली हुई है। अब हम ये वाली लूप 1 पे इक्वेशन लगाने से हमारे पास आ गई। अब इस लूप इक्वेशन से हमने VR1 की वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है। VR1 की इक्वेशन को साइड पे कर लेना है हमने। तो VR1 कैसे आएगा, 84 माइनस VN, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड लूप पे वंस अगेन हम क्या लगेंगे, लूप एनालिसिस लगाएंगे। मसलन अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इट शुड बी -VR2 -VR3 प्लस V2 इक्वल टू व्हाट, 0 आ जाएगा। उस वाली इक्वेशन से, लूप 2 की इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम VR2 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ये आ गई। अब जब आपने VR1 और VR2 की वैल्यू कंप्यूट कर ली है, अब ये VR1 और VR2 की दोनों की वैल्यूज जो हैं आप इस वाली इक्वेशन में पुटअप करेंगे, यानी यहाँ VR1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ VR2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ VR1 VR2 इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है तो लूप की वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, अपनी VR1 और VR2 की वैल्यूज हम यहाँ पुटअप कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, दिस वन। ठीक है, जब आप इसमें पुटअप करेंगे तो इक्वेशन आपको इस तरह फॉर्मेट में आ जाएगी। अब ये डेफिनेटली मैथ है और आप मैथ मुझसे ज़्यादा जानते हैं माशाल्लाह, आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता होता है जो हाईएस्ट होता है नीचे और डिनोमिनेटर में हम इसको लेमिनेट करना चाहते हैं। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी। एंड देन यू नीड टू सॉल्व आउट। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो डेफिनेटली VN यानी नोडल वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 24 आ जाएगी। अब ये बड़ी बात आसान होगी, अब आपके पास VN की वैल्यू आ गई। अब इस VN की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुटअप करें VR1 वाली में, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, VR1 का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह पुटिंग द वैल्यू VN इक्वेशन नंबर दिस VR2, तो हमारे पास VR1 VR2 और VN दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर हमारे पास VR1 VR2 और VN दोनों तीनों की वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाती हैं तो आप जरा देखिएगा, क्या हम ब्रांच करंट कंप्यूट कर लेंगे, डेफिनेटली। व्हाट I1 किसके बराबर है, VR1 बाय R1। VR1 यहाँ से आया होगा आंसर आपका, ये यहाँ पर मेंशन भी किया होगा, आगे देख सकते हैं आप, ये सारी बातें यहाँ पे आगे नेक्स्ट मेंशन भी की गई होंगी। सो नेक्स्ट उसके बाद जब हम करेंगे, VR2 की वैल्यू निकाली होगी हमारे पास जो है, यहाँ से इस VR2 की वैल्यू को हम, I2 हमारे पास क्या है, VR2 डिवाइडेड बाय R2, वो आ जाएगा। फिर हम जब I1 और I2 दोनों की वैल्यूज को प्लस अप करेंगे यानी एड अप करेंगे, तो एड अप करने से क्या होगा, हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली नोडल वोल्टेज एनालिसिस में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला स्टेप नोड को आइडेंटिफाई किया कि नोड हमारे पास कहाँ पर है। हमने देखा कि ये ही पॉइंट एक बनता है
नोड, क्योंकि यहाँ से 2 करंट इंटर हो रहे हैं, एक लीव हो रहा है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है एक से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। हमने इस नोड पर पहले स्टेप में क्या किया, सबसे पहले केसीएल को इम्प्लीमेंट कर दिया, I1 + I2 = I3। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ओम लॉ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ओम लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या किया, I1 को V/R वाले फॉर्मूला से रिप्लेस आउट कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस लूप की इक्वेशन निकाली और इस लूप की इक्वेशन निकाली। जब हमने इस लूप की इक्वेशन निकाली, मैंने कहा कि यानी दोनों लूप क्लॉकवाइज ले लें या दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लें, उन दोनों इक्वेशन से हमने VR1 और VR2 की वैल्यू को सेपरेट किया, क्योंकि अगर हम x और y को अलग-अलग कर लें तो हम z को कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर vn z बन सकता है। फिर आप लूप इक्वेशन से VR1 और VR2 की वैल्यू कंप्यूट करने के बाद इस वाली इक्वेशन में पुटअप करें। इक्वेशन पहले से ली गई थी हमारे पास, जो सेकंड इक्वेशन थी, तो हमारे पास रिजल्टेंट इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। वहां से आप Vn की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे और फिर ये Vn की वैल्यू जो है बारी बारी आप VR1 VR2 के अंदर पुटअप करते जाएंगे, तो VR1 VR2 आ जाएगा। जब हमारे पास VR1 VR2 और Vn भी आ जाएगा तो हम बड़ी इजीली ब्रांच करंट्स को फाइंड कर सकते हैं। लाइक I1 क्या है, VR1/R1, ठीक है, I2 क्या है, VR2/R2। L3 को तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू I3 के बराबर आ जाएगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज।